हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपकी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो एज यू नो, सर्वाधार हमारी वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर प्रीलिम्स, जहां पर हम 9 सोर्सेज को ऑलमोस्ट कवर करते हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना और कुरुक्षेत्र देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला देखते हैं, दैट इज एमएलए लैड। जैसे एमपी लैड फंड होता है, वैसे एमएलए फंड भी आपको देखने को मिलता है। सो जो दिल्ली कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू इंक्रीज द एनुअल एमएलए फंड। सो जो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, उसको इंक्रीज करने की बात की है फ्रॉम 10 करोड़ टू 15 करोड़ टू एक्सेलरेट द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन अहेड द असेंबली इलेक्शंस। जो एमएलए लैड फंड जो एग्जिस्ट करता है, विच इज लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, उसको इंक्रीज करने की बात की है। कहाँ पर? दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है ना। एमएलए फंड की बात करते हैं तो देख लेते हैं। सो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है, वो अलाउ करता है एमएलएस को टू एलोकेट फंड्स फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स। सो जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो ये कर सकते हैं। एंड इसका पर्पस क्या था कि जो लोकल नीड्स हैं, टू एड्रेस द लोकल नीड्स एंड प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर एमएलएस को फंड दिया गया है, जिससे कि वो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, रिपेयरिंग रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपिंग पार्क्स एटसेट्रा, राइट। प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो हर एमएलए को चॉइस दी जाती है टू सजेस्ट द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ हिज और हर डिस्ट्रिक्ट। सो डीसी को आप चूज कीजिए टू द एक्सटेंट ऑफ एलोकेशन गिवन फ्रॉम ईयर टू ईयर टू बी टेकन अप बाय हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो जो अमाउंट है, इट इज प्रोवाइडेड अंडर एमएलए लैड स्कीम इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड। कैसे रिलीज की जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ग्रांट इन एड की तरह यहाँ पर रिलीज की जाती है या फिर यूटिलाइज किया जाता है बाय द डिस्ट्रिक्ट और द लोकल अथॉरिटीज। ना जो भी अनस्पेंट अमाउंट होता है एमएलए लैड फंड का, डज नॉट लैप्स एंड इट इज एलोकेटेड टू द एमएलए इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो मान लीजिए यहाँ पर 15 करोड़ मिला, जिसमें से आपने 10 करोड़ ही खर्च किया है, 5 करोड़ बचा हुआ है, तो अगले साल आपका जो वो 5 करोड़ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो ये नॉन लैप्सेबल है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दिस इज द अनस्पेंट अमाउंट वैल्यू विच इज नॉन लैप्सेबल इन नेचर। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, दैट इज एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो आप देख सकते हैं, इट टेंडर्स एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर इंक्लूजन ऑफ सर्टन कास्ट कम्युनिटीज फ्रॉम महाराष्ट्र इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। सो जो सेंट्रल लिस्ट ओबीसी की निकलती है, वहां पर महाराष्ट्र के कुछ जो ओबीसीज हैं उनको इंक्लूजन के लिए बात की गई है। सो नेशनल कमीशन की बात कर लेते हैं, तो एज यू नो, ये पहले एक क्या था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन इट वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आफ्टर 102nd अमेंडमेंट। याद रखना है, 102nd अमेंडमेंट के थ्रू ये जो एनसीबीसी है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा ऐड किया है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 338B। तो अब आपको 338 में क्या देखने को मिलता है, एनसीएससी। 338A में क्या देखने को मिलता है, एनसीएसटी। और 338B में क्या देखने को मिलता है, विच इज एनसीबीसी। क्लैरिटी है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, इट हैज बीन फॉर्मिंग द कमीशन। यहाँ पर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं, एंड 3 अदर मेंबर्स इन द रैंक एंड पे ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि लेवल आपको देखने को मिलता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उतना ही लेवल आपको चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स का देखने को मिलता है ना। आर्टिकल 340 क्या बताता है, वो बताता है प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन। एक कमीशन बिठाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिससे कि वो डिटेलिंग मांग सकते हैं, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, appointment of a commission to investigate the conditions of and the difficulties faced by socially and educationally backward classes। क्लैरिटी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीबीसी पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, कर्नाटका विड्रॉज अ जनरल कंसेंट टू सीबीआई। Now this is also important। जब हम सीबीआई की बात करते हैं, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एंड अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट वाज फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन। संथनम कमेटी के तहत इसको बनाया गया था, और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी स्टेट सीबीआई को जनरल कंसेंट देती है, तो यहाँ पर सीबीआई को बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो कर्नाटका ने क्या किया है, जनरल कंसेंट वापस ले ली है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सीबीआई को बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी कर्नाटका गवर्नमेंट से टू कि अगर सीबीआई को वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव केस चलाना है।
ठीक है। सो आप देख सकते हैं द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन द स्टेट साइटिंग मिसयूज ऑफ पावर एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो कर्नाटका है इट हैज जॉइन द लिस्ट, जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय यहाँ पर जनरल कंसेंट वापस ले ली है इन स्टेट्स ने सीबीआई से। नाउ आप देख सकते हैं ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव गिवन सीबीआई जनरल कंसेंट। सारी स्टेट्स ने यहाँ पर सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दिया था, लेकिन 2015 से आपको देखने को मिला है स्टेट्स ने ये जो जनरल कंसेंट है ये वापस लेना स्टार्ट कर दिया है। 2015 में मिजोरम ने फर्स्ट स्टेट थी जिन्होंने जनरल कंसेंट को वापस लिया था एंड इसको रिस्टोर करा गया है 2023 में। ठीक है ना, बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, जनरल कंसेंट होती क्या है, एक तरह से अप्रूवल दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, सीबीआई को दी जाती है, जिससे कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिव केस के लिए उस स्टेट से बार बार परमिशन ना लेनी पड़े। ठीक है, सो आप देख सकते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द सीबीआई allowing it to operate freely within the state without the need to seek permission every time the agency takes up a case। बार बार केस लेने के लिए यहाँ पर परमिशन लेनी ना पड़े। The general consent is important because law and order are the state subjects। ये consent ली ही क्यों जाती है, क्योंकि state subject है, law and order state subject है, इसलिए यहाँ पर जनरल कंसेंट देनी होती है स्टेट्स को कि सीबीआई कोई भी केस इन्वेस्टिगेट कर सके और बार बार यहाँ पर अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। तो दो तरह की एग्जिस्ट करती है, इट इज़ जनरल कंसेंट एंड केस स्पेसिफिक कंसेंट। सो जब जनरल कंसेंट नहीं दी जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है, तो आपको केस स्पेसिफिक कंसेंट लेनी पड़ती है। केस स्पेसिफिक कंसेंट मतलब हर केस के लिए अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहती है उस स्टेट में तो उसको बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। इम्प्लीकेशंस की अगर बात करते हैं तो सीमलेस ऑपरेशन देखने को मिलता है और कोई फ्रेश परमिशन बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। विड्रॉल की अगर बात करते हैं तो देख लेते हैं, व्हेन अ स्टेट विड्रॉज द जनरल कंसेंट द सीबीआई कैन नॉट रजिस्टर एनी न्यू केसेस। कोई नए केसेस रजिस्टर नहीं कर सकती है, चाहे फिर वो स्टेट मैटर्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हो। अगर कोई केस रिजॉल्व करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो सीबीआई कैन कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। जो ऑनगोइंग है वो तो यहाँ पर कर सकता है, चाहे फिर आप विड्रॉ कर लो अपने जनरल कंसेंट को भी। न्यू केसेस के लिए, कोई भी नए केसेस अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ेगा। ना स्टेट स्पेसिफिक कंसेंट की अगर बात करते हैं तो जैसे ही जो जनरल कंसेंट है उसको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया जाएगा तो जो स्टेट स्पेसिफिक कंसेंट है वो लागू कर दी जाती है। और जब तक स्टेट स्पेसिफिक कंसेंट नहीं मिलती तो सीबीआई ऑफिसर्स जो हैं दे डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ पुलिस पर्सनल विद इन द स्टेट। जो स्टेट में पुलिस पर्सनल्स के पास पावर है वो पावर फिर इनके पास नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कंसेंट, अब इससे होता क्या है, अगर कोई स्टेट ग्रांट नहीं करती है जनरल या स्पेसिफिक कंसेंट तो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं इन दैट स्टेट बिकम स्फीयरली लिमिट, बहुत लिमिट हो जाती हैं एंड द एजेंसी कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। जो एजेंसी है वो फिर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल कंसेंट। सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एज आई हैव टोल्ड यू ये एक नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इस्टेब्लिश करी गई थी बाय अ रेजोल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत 1963 में। संथनम कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था और यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था सीबीआई को, और ये नोडल पुलिस एजेंसी बन जाती है इन द मेंबर्स ऑफ इंटरपोल। तो इंटरनेशनल पुलिस के लिए ये क्या बन जाती है, नोडल पुलिस एजेंसी बन जाती है इंडिया के लिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी ये अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में आपका अटैच्ड ऑफिस सीबीआई का देखने को मिलता है। क्लैरिटी है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीबीआई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। नाउ यहाँ पर क्लॉज 6 की अगर बात करते हैं तो असम अकॉर्ड आपको देखने को मिलता है 1985 में किया गया था। एंड इवेंचुअली आपको असम अकॉर्ड से क्या कहा गया था कि जो असम में यहाँ पर माइग्रेशन हुई है बांग्लादेशीज की, वो धीरे धीरे करके इनको क्या किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट असम अकॉर्ड। ना यहाँ पर जो क्लॉज 6 है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, मेंशन किया है उन्होंने 52 रिकमेंडेशंस ऑफ द जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी रिगार्डिंग क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। ना क्लॉज 6 के बारे में जान लेते हैं। जो असम अकॉर्ड है वो बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था 3 पार्टीज में। एक कौन थी, आसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये तीनों पार्टीज बनी थी। ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट है, 1985 में किया गया था। ये एक 6 ईयर लॉन्ग एजिटेशन करी गई थी असम में, उसके बाद आपको ये असम अकॉर्ड देखने को मिलता है। अगर हम क्लॉज 6 की बात करते हैं तो क्या है,
It states that constitutional, legislative, and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people. So basically जो असमीज पीपल का लोकल कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की बात की गई है क्लॉज 6 में, चाहे फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने हो, चाहे लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने हो। यहाँ पर हम असम के कल्चर को डिस्टिंक्ट मानते हैं और हम चाहते हैं कि जो असम का कल्चर है वो प्रोमिनेंटली डिस्टिंक्ट रहे। 2019 में जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करी एक कमिटी which was chaired by Assam High Court Justice, which is Biplab Kumar Sharma, to suggest ways to implement the clause. इस clause को implement करने के लिए क्या क्या way होने चाहिए उसके लिए कमिटी बिठाई गई थी, right? Now, based on this, the committee made several recommendations. बहुत सारी recommendations बनाई गई हैं, जैसे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट असेंबली क्या कर सकती है, लोकल बॉडीज क्या कर सकती हैं और जॉब्स कैसे इनको प्रोवाइड करी जा सकती हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लॉज 6। आपसे पूछा जा सकता है क्लॉज 6 क्या है, कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने हैं किसको, आसामीज पीपल को, क्योंकि वो उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट है और इनकी हेरिटेज को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में क्लॉज 6 दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर व्यू किया है viewing in private, downloading, storing, possessing, distributing or displaying pornographic acts involving children attract criminal liability. So POCSO Act आपको देखने को मिलता है, one of the most stringent acts that we have, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and the Information Act of 2000. So basically even if you store, अगर आप store भी कर रहे हैं या distribute कर रहे हैं in any sense pornographic videos, so आप पे केस चलाया जा सकता है under POCSO and Information Technology Act. राइट नाउ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है बेस्ड ऑन द अपील विच वाज फाइल्ड बाय एन एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस अगेंस्ट अ मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन। सो मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट यहाँ पर एनजीओ ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है दैट आई हैव टोल्ड यू। यहाँ पर अगर किसी भी वे से आप स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरेट करते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन पोर्नोग्राफिक वीडियोज आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं, तो आप पे पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट लगाया जाएगा। तो रूलिंग क्या है, तो आप देख सकते हैं, urge the parliament to amend the POCSO Act. So parliament को urge किया है कि आप यहाँ पर amend कीजिए जो child pornography है with child sexual exploitation and abuse material, तो even अगर ये चीज़ भी exist करती है तो इसको pornography में डाला जाए and eventually उन लोगों पे क्या चलाया जाए, POCSO Act उन पे लगाया जाए। The term child pornography can lead to trivialization of the crime as pornography is often seen as a consensual act between the adults. So यहाँ पर section 367B आपको जो देखने को मिलता है आईटी एक्ट का, वो पीनलाइज करता है द यूज, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स, ठीक है। सो इसीलिए दोनों एक्ट्स यहाँ पर लगने चाहिए। सेक्शन 15 का भी जिक्र किया गया है एंड जो कोर्ट ने है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की बात की है, विच मीन्स अ पर्सन वॉज अकाउंटेबल इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड एन इनवेरिएबल डिग्री ऑफ पावर एंड नॉलेज to control, manipulate, alter, modify or destroy the material. So even if you have destroyed the material at any point of time you owned that, अगर आपके पास कंट्रोल था उसका in any sense, तो भी आप पे क्या चलाया जा सकता है, पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। क्लैरिटी है। सो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज बीन टेकन। नाउ व्हाट आर द एक्शंस दैट आर टेकन बाय द इंडिया? सो साइबर क्राइम यूनिट बनाया है जो पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट को इंप्लीमेंट करता है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्कीम चलाई गई है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, आपको एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसको I4C कहा जाता है, सो जो भी साइबर क्राइम्स हैं जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इंक्लूड होती है उसके लिए भी बनाया गया है। साइबर टिप लाइन, सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेस है टू रिपोर्ट चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड इज ऑपरेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, राइट। सो दीज आर द एक्शंस दैट आर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट सो टू एड्रेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी, राइट। सो दीज वर द न्यूज ऑल अबाउट। देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है बट वॉट एवर द न्यूज़ वॉज इट इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद द स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन से रिलेट होके ही आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीबीआई से रिलेटेड आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हैं एंड इवेंचुअली देन यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, क्योंकि सीबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्लॉज 6 की बात करते हैं, वो से वहाँ से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। So anything that is relevant for the prelims that we had discussed in these series. So this was it all about. I hope you like the lecture. Thank you very much.